स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्वषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने यः पाठः प्रवर्तते, यत्र संलक्ष्यक्रमध्वनेः निरूपणे तदङ्गतया शब्दशक्तिमूलस्य ध्वनेः प्रस्तावं कुर्वाणः पंडितराजः नानार्थकशब्दप्रयोगस्थले शाब्दबोधविषये ये सिद्धान्ताः सन्ति तान् व्याकरोति। तत्रैव अस्माकं पाठः द्वितीयमते अस्ति। नानार्थक शब्द के शाब्दबोध को लेकर के जो द्वितीय मत है उसको लेकर के हमारा पाठ चल रहा है द्वितीयानन में। द्वितीय मत जो है उसमें विशेष रूप से हम ये चर्चा कर रहे थे पिछले पाठ में कि प्रथम मत में जैसे दो उपस्थिति होती हैं, एक तात्पर्य निर्णय में अथवा उसका कारण जो प्रकरण आदि ज्ञान है उसमें आपको नानार्थों की जो विषयता है उसकी प्रतिबंधकता माननी होती है, हमें नानार्थ विषय उपस्थिति की प्रतिबंधकता माननी होती है। ये दोनों बातें इसमें नहीं आती हैं। किसमें? द्वितीय मत में। क्योंकि द्वितीय मत में ऐसा मानते हैं कि नानार्थक शब्दजन्य जो शाब्दबोध है उसमें हेतु मान लीजिए आप तात्पर्य निर्णय को, तो जब तात्पर्य निर्णय हेतु बन जाएगा तो उसके रहने पर न एकार्थ मात्र विषयक ही शाब्दबोध होगा, अनेकार्थ मात्र विषयणी उपस्थिति के रहने पर भी। ठीक है, तो वह जो नियम है कि यत् प्रकारक यद विशेषकोपस्थिति तत्प्रकारकः तद्विशेषकस्य शाब्दबोधः, इस नियम का आपको यहाँ संकोच करना होगा, है ना, नानार्थक शब्द के स्थल में। ठीक है, क्योंकि नानार्थक शब्द के स्थल में उपस्थिति तो अनेक अर्थों की होती है, लेकिन शाब्दबोध एक अर्थ का ही होता है उनमें से, जो प्राकरणिक अर्थ होता है। क्योंकि उपस्थिति के प्रति कोई कारण नहीं है, वहां पर पदज्ञान ही कारण है, लेकिन शाब्दबोध के प्रति उपस्थिति के साथ तात्पर्य का निर्णय जो है वो भी हेतु बन जाता है। इसीलिए द्वितीय मत में अब आपको अनेक उपस्थिति और प्रतिबंधकत्व तो नहीं मानना होगा प्रकरणादि ज्ञान का। ये बात चल रही थी। ठीक है, उसी में आज का जो पाठ होना है उसकी पंक्ति है एवं च प्राग उपदर्शित नानार्थ स्थले, प्राग उपदर्शितम यत नानार्थ स्थलम, तो वो कौन सा स्थल है? सुरभिमांसम भक्षयति इति स्थलम। ठीक है, उस स्थल में प्रकरणादि ज्ञानाधीन तात्पर्य निर्णयात प्राकरणिकार्थ शाब्द बुद्धौ जातायाम अतात्पर्य विषयापि शाब्द बुद्धिस्तस्मादेव शब्दात् जायमाना कस्य व्यापारस्य साध्यताम अवलंबताम ऋते व्यंजनात्। देखिए, द्वितीय मत में भी व्यंजना की तो आवश्यकता है ही। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि अप्राकरणिक अर्थ का ही बोध शक्ति से हो जाएगा। बस अंतर इतना था कि प्रथम मत में जो कह रहे थे कि दो उपस्थिति माननी है, वो ये नहीं मानते हैं, लेकिन यहां पर भी अप्राकरणिकार्थ विषयक जो शब्दबोध होगा उसके प्रति तो शब्द का व्यंजना नामक व्यापार ही कार्य करता है, उसमें कोई व्यंजना से अतिरिक्त व्यापार की साध्यता नहीं है। ठीक है, सा बुद्धि ही अप्राकरणिकार्थ विषया सा बुद्धि ही व्यंजना व्यापार साध्या भवति, अतः व्यंजना व्यापारस्यैव साध्यताम, अर्थात व्यंजना व्यापार निरूपित साध्यताम अवलंबते। ठीक है, अप्राकरणिकार्थ विषयक जो शाब्दबोध होगा वह व्यंजना व्यापार के द्वारा ही साध्य होगा, ये अभिप्राय है। ठीक है, तो सुरभिमांसम भक्षयति इस स्थल में क्या हो रहा है पहले बता रहे हैं। देखिए, सुरभिमांसम भक्षयति इस स्थल में प्रकरणादि के ज्ञान से आपको तात्पर्य का निर्णय हुआ, इसीलिए तात्पर्य निर्णय को बोलते हैं प्रकरण ज्ञानाधीन
तात्पर्य निर्णय, ठीक है। तो प्रकरण के ज्ञान से तात्पर्य निर्णय हुआ और तात्पर्य निर्णय से प्राकरणिकार्थ विषयक शाब्दबोध हो जाएगा। अब यहाँ पर एकार्थ मात्र विषयणी उपस्थिति तो होगी नहीं द्वितीय मत में, तो सीधा क्या होगा, तात्पर्य अनेकार्थ विषयणी उपस्थिति हुई, उसके बाद प्रकरणादि ज्ञान से तात्पर्य निर्णय का उदय हुआ और उस तात्पर्य निर्णय से प्राकरणिकार्थ मात्र विषयक शाब्दबोध हो जाएगा। उस शाब्दबोध के होने के बाद तस्याम प्राकरणिकार्थ विषयायाम शाब्दबुद्धौ जातायाम अतात्पर्य विषयापि शाब्द बुद्धि ही। फिर वहां पर मान लीजिए कि सुरभिमांसम भक्षयति इस स्थल में सुगंधित रूप जो अर्थ है ना, सुगंधित मांसम भक्षयति, तो वहां पर जो सुगंधी रूप अर्थ है उसका ज्ञान तो हो गया शक्तिजन्य उपस्थिति से ही, ठीक है, अविधा व्यापार से ही उसका ज्ञान हो गया, सब मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अतात्पर्य विषया जो है, तो अतात्पर्यार्थ कौन है, तो वहां पर अतात्पर्यार्थ है गोरूपार्थ, सुरभि शब्दस्य गोरूपार्थस्तत्र अतात्पर्यार्थः तद्विषया या शाब्द बुद्धिरस्ति। तो वहां पर अप्राकर एक बुद्धि तो हो गई आपको पहले, प्राकरणिकार्थ विषयणी बुद्धि तो हो गई है शक्तिजन्य उपस्थिति से ही तात्पर्य निर्णय के कारण। लेकिन अब जो अप्राकरणिकार्थ विषय शाब्दबोध होगा वो किससे हो, तो बोलते हैं तस्मादेव शब्दात जायमाना। और हाँ, उसी शब्द से हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कोई दूसरा शब्द है तो उस शब्द की शक्ति से मान लोगे आप उसको, ऐसा भी नहीं है। तस्मादेव सुरभि शब्दात, यह सुरभि शब्दः तस्मिन् वाक्ये प्रयुक्तं केनचित् तस्मादेव सुरभि शब्दात अप्राकरणिकार्थ विषयापि शाब्द बुद्धि जायते। तो सा जायमाना शाब्द बुद्धि कस्य व्यापारस्य साध्यताम अवलंबताम, अर्थात केन व्यापारेण शब्दस्य केन व्यापारेण साध्या भवतु। वह जो अप्राकरणिकार्थ का ज्ञान है, ठीक है, वो किससे हो, क्योंकि अविधा से तो हो नहीं सकता है ना, तो वह किससे हो, ऋते व्यंजनात्, व्यंजना से अतिरिक्त, ठीक है। तो इसलिए द्वितीय मत में भी व्यंजनावृत्ति की तो आवश्यकता है ही, ठीक है। तो अब यहां पर भी शंका कर सकता है ना कोई कि आप अविधा का माने प्रतिबंधक तो मान नहीं रहे हो, आप किसको, प्रकरणादि ज्ञान को अथवा तदधीन तात्पर्य निर्णय को प्रतिबंधक तो मानते नहीं है द्वितीय मत में। तो कह रहे हैं शक्ति से ही क्यों ना हो जाए, अप्राकरणिकार्थ विषयक जो शाब्दबोध है वो अविधा से ही क्यों ना मान लिया जाए, क्योंकि द्वितीय मत में प्रतिबंधकता तो है नहीं, अविधा रुकेगी तो है नहीं प्रकरणादि ज्ञान से अथवा तदधीन तात्पर्य निर्णय से। तो उसी का समाधान देते हैं कि न च शक्ति साध्या सा नाम अप्राकरणिकार्थ विषया शाब्द बुद्धि, सा गोरूपार्थ अप्राकरणिकार्थ विषया शाब्द बुद्धि शक्ति साध्या भवतु इति न वाच्यम। आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि वह अविधावर्ती से ही उत्पन्न हो जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि तदधीन बोधम प्रति तात्पर्य निर्णयस्य हेतुत्वात्। अब हमने क्या कर दिया है, कार्य कारण भाव का परिष्कार कर दिया है। नानार्थक पदजन्य बोध के स्थल में केवल पद ज्ञान आवश्यक नहीं है, नानार्थक पदजन्य शब्द बोध के लिए तात्पर्य निर्णय का होना भी आवश्यक है। तो अब तात्पर्य निर्णय तो नहीं होगा गोरूपार्थ में वक्ता का, क्योंकि वो तो किस में था, सुगंधित रूप जो अर्थ है ना सुरभि शब्द का, उसमें ही तात्पर्य था। तो तात्पर्य निर्णय तो केवल वहीं रहेगा जब आपको सुगंधित रूप अर्थ का बोध होना है। अब तो तात्पर्य निर्णय है नहीं, तो यद्यपि अविधा का नियमन नहीं होता है, अविधा का प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन केवल अविधा जन्य उपस्थिति कारण नहीं होती है ना बोध के लिए। अविधा से अगर आपको बोध करना है
तो केवल उपस्थिति या पदज्ञान कारण नहीं हो सकता, उसके अतिरिक्त वहां पर तात्पर्य निर्णय भी होना चाहिए। नानार्थक स्थल में तभी आपको बोध शब्द बोध हो सकता है। शक्ति जन्य शब्द बोध तभी हो सकता है जब वहां पर तात्पर्य निर्णय रहे। लेकिन अप्राकरणिकार्थ के विषय में जब आप बोध करेंगे तो वहां पर तात्पर्य निर्णय नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सुरभिमांसम भक्षयति इस वाक्य का तात्पर्य गोरूपार्थ में नहीं है, वह तो सुगंधित रूप अर्थ में ही था। तो जब गोरूप अर्थ का आपको शब्द बोध करना है तो उस समय वहां पर तात्पर्य निर्णय नहीं रहेगा, और तात्पर्य निर्णय के नहीं रहने पर कारण सामग्री का सद्भाव ही नहीं होने से शक्तिजन्य बोध तो नहीं हो सकता गोरूपार्थ विषयक। अस्तु तदेव उच्यते तादृश माने तदधीन बोधम नाम शक्तिजन्य बोधम प्रति नानार्थक स्थले शक्तिजन्य बोधम प्रति तात्पर्य निर्णयस्यापि हेतुत्वात् इह नाम अप्राकरणिकार्थ विषयक शाब्द बुद्धौ अथवा तच्छाब्द बुद्धि दशायां तात्पर्य निर्णयः नास्ति इति कृत्वा अविदया इयं शाब्द बुद्धिः गोरूपार्थ विषयिणी शाब्द बुद्धिः न साधयितुं शक्या। अस्तु, तो बोलते हैं व्यक्त्यधीन बोधस्तु नावश्यम। तो एक प्रश्न करते हैं कि भैया ऐसा क्या बिगाड़ा है अभिधा ने कि अभिधा जब शब्द बोध कराने जाएगी तब तो उसको तात्पर्य निर्णय की अपेक्षा होगी, लेकिन व्यंजना के पास ऐसी क्या विशेषता है जो व्यंजना बिना तात्पर्य निर्णय के ही नानार्थक शब्द प्रयोग स्थल में बिना तात्पर्य निर्णय के ही शब्द बोध करा देती है व्यंजना। ऐसा उसके पास क्या विशेषता है? तो यह उसकी प्रकृति है व्यंजना की। इसीलिए देखिए व्यंजना को मुक्त वृत्ति कहा जाता है या स्वतंत्र वृत्ति कहा जाता है काव्यशास्त्र में। ठीक है, व्यंजना को शक्ति ग्रह आदि की अपेक्षा नहीं होती है जो अन्य शक्तियों को होती है। ठीक है, इसीलिए व्यंजना को परम पदार्थ भी कहते हैं कुछ लोग काव्यशास्त्र में, कि व्यंजना जो है वो साहित्यिकों का एकदम उत्कृष्ट पदार्थ है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं पंडित राज कि व्यक्त्यधीन बोधस्तु, व्यंजना जन्य जो बोध होता है उस बोध में तात्पर्य निर्णय की अवश्य अपेक्षा नहीं होती, माने उस बोध के प्रति तात्पर्य निर्णय जो है वो कारण नहीं होता। इसीलिए गोरूपार्थ अप्राकरणिक अर्थ का जब शब्द बोध होगा तो वो व्यंजना से हो जाएगा, क्योंकि व्यंजना अभिधा की तरह तात्पर्य निर्णय की अपेक्षा नहीं करती। ठीक है, नानार्थक स्थल में शब्द बोध कराने के लिए तात्पर्य निर्णय के बिना भी व्यंजना के द्वारा शब्द बोध हो जाता है। ठीक है, तो अवश्यम नापेक्षते। अब यहाँ पर अवश्य शब्द का क्या रहस्य है कि देखिए जहां पर अनेक व्यंग्यार्थ भी यदि अनेक हैं तब तो वहां पर कदाचित आपको तात्पर्य निर्णय की अपेक्षा होगी व्यंजना से भी शब्द बोध करने के लिए। माने वैयंजनिक बोध में भी तात्पर्य निर्णय की हेतुता हो सकती है। कब? जब अनेक व्यंग्यार्थ हों, क्योंकि तब भी आपको सोचना रहेगा ना कि इनमें से कवि का तात्पर्य विषयीभूत व्यंग्यार्थ क्या है। तो ऐसी स्थिति में वैयंजनिक बोध के प्रति भी तात्पर्य निर्णय की हेतुता हो सकती है, लेकिन जहां पर व्यंग्यार्थ ही एक है तो वहां पर तो ऐसी अपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं अवश्य अपेक्षा नहीं होती। तो जिसकी अवश्य अपेक्षा नहीं होती उसको हम कारण नहीं मानते हैं, क्योंकि वहां पर कार्य कारण भाव का विचार हो जाता है। ठीक है, कि जो कहीं पर कारण बन रहा है कहीं पर कारण नहीं बन रहा है, ऐसे पदार्थ में यत्किंचित पदार्थ निरूपित कारणता का निश्चय नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसका व्यभिचार हो जाएगा कार्य कारण भाव का। ठीक है, तो इसीलिए वैयंजनिक बोधम प्रति एतत् तात्पर्य निर्णयस्य कारणत्वम् अवश्यं नापेक्षते, यतोहि तत्र व्यभिचार शंका भवति। अस्तु, क्वचित् वैयंजनिक बोधः तात्पर्य
तात्पर्य निर्णयम् अपेक्षते क्वचिच्च नापेक्षते इति कृत्वा व्यभिचारभिया कार्यकारणभावः वैयञ्जनिकबोधस्य पुनः तात्पर्य निर्णयस्य न कल्पयितुं शक्यते इत्येतावता निश्चयः पंडितराजस्य। अस्तु, इसके बाद एक नया मत आता है, नन्वेकमात्र गोचर स्मृतेः तच्छाब्द बुद्धौ अनपेक्षितत्वे विशेषस्मृति हेतवः इति प्राचां ग्रंथः कथन संगच्छते। हाँ, अब जो प्रथम मत वाले हैं ना, वो पूछ रहे हैं द्वितीय मत वालों से कि भैया हमने जो अर्थ जो हमने आपने दो अधिकता बताई ना हमारे मत में, जो गौरव बताया कि एक तो आप द्वितीय एकार्थ मात्र विषयनी जो उपस्थिति मान रहे हैं वो अधिक है, उसको मानने की अपेक्षा नहीं है, उसके बिना भी एकार्थ मात्र विषय शब्दबोध हो सकता है। और दूसरी बात, प्रकरण ज्ञान और तदधीन तात्पर्य निर्णय में जो नानार्थ विषयनी उपस्थिति की प्रतिबंधकता मानी गई थी वो मानने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा जो आपने कहा है, हमारे मत में दोष दिया है, वह वस्तुतः हमारा खुद का सिद्धांत नहीं है, वो तो हमने प्राचीन आचार्यों के सिद्धांत के अनुगुण ही निर्वचन किया है। तो कैसे? तो देखिए, आपको पहले बताया था ना कि वाक्यपदीयम की कारिका है ना, संयोगो विप्रयोगश्च, तो उस कारिका के आग्रह से ऐसा अर्थ करते हैं प्रथमवादी जो है, प्रथम मत के जो वादी हैं। तो वहां पर द्वितीय स्मृति का कॉन्सेप्ट कैसे आया? क्योंकि वहां पर जो पद है ना, शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः, तो विशेष स्मृतिर्नाम एकार्थ मात्र विषया स्मृति ही। ठीक है, इसीलिए हमने द्वितीय उपस्थिति मानी। विशेष स्मृति का मतलब क्या होता है? जो एकार्थ मात्र विषया स्मृति होती है। ठीक है, और दूसरा जो आपने दूषण दिया हमारे सिद्धांत में कि आप प्रकरण ज्ञान में तदधीन तात्पर्य निर्णय में प्रतिबंधकता जो मान रहे हैं नानार्थ विषयक उपस्थिति के प्रति, वह प्रतिबंधकता भी अनुपन्न है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक युक्ति है। क्या है कि देखिए, आचार्य मम्मट क्या कहते हैं, संयोगाद्यैरवाच्यार्थ धीकृत व्यापृतिरंजनम। तो वहां पर क्या है? अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्यैहि। तो दूसरा जो आपने दूषण दिया है वो भी सही नहीं है, क्योंकि वहां पर आचार्य मम्मट का यह अभिप्राय है कि संयोगादियों के द्वारा अभिधा का नियमन किया जाता है, माने नानार्थ विषयनी जो उपस्थिति है उसका प्रतिबंध करते हैं, माने अप्राकरणिकार्थोपस्थापन प्रतिबंध तत्र भवति। ऐसा मत है किसका? आचार्य मम्मट का। तो आपने जो दो दोष दिए हैं कि एक द्वितीय स्मृति उपस्थिति आप गलत मानते हो और प्रतिबंधकता गलत मानते हो, ये दोनों ही बातें आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि इन दोनों ही बातों में प्राचीन आचार्यों की सम्मति है। ठीक है, द्वितीय उपस्थिति मानने में भर्तृहरि की कारिका प्रमाण है, और प्रकरणादियों में प्रतिबंधकता मानने में आचार्य मम्मट का जो शब्द शक्ति मूलध्वनि में जो कारिका है, अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते इत्यादि कारिका, यह प्रमाण है। तो वही बोलते हैं, ननु एकमात्र गोचर स्मृतेः तच्छाब्द बुद्धौ अनपेक्षितत्वे। अगर आप द्वितीय मत में नानार्थक शब्दजन्य शाब्दबोध में एकार्थ मात्र उपस्थिति की अपेक्षा नहीं करते हो, उसको कारण नहीं मानते हो, तो विशेष स्मृति हेतवः, यह जो प्राचीनों का ग्रंथ है, आचार्य भर्तृहरि की जो कारिका है, उसका आप क्या अर्थ करोगे? आपने तो मना कर दिया कि हम द्वितीय एकार्थ मात्र विषया उपस्थिति नहीं मानते। तो अब आपसे हमारा ये प्रश्न है, अर्थात प्रथम मत के जो वादी हैं वो द्वितीय मत वालों से पूछ रहे हैं कि अब आप ये बताइए कि इस हरि कारिका का क्या अर्थ करेंगे आप?
विशेष स्मृति हेतवः। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरा दूषण जो आपने दिया है वहां पर भी हम आपसे प्रश्न करते हैं, कथम वा प्रकरणादि ज्ञानस्य अपरार्थोपस्थापन प्रतिबंधकत्व विरहे संयोगाद्यैः अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकतायाः नियंत्रणोक्तिश्च इति नियंत्रणोक्तिः कथं संगच्छते इति चकारेण पूर्व वाक्यांशः अत्र समुच्चीयते। ठीक है, देखिए, अगर आप प्रकरणादि ज्ञान का या प्रकरणादि ज्ञान की प्रतिबंधकता नहीं मानते हो तो प्रतिबद्ध कौन है? प्रकरणादि ज्ञान किसको रोकते हैं? तो कहते हैं अपरार्थोपस्थापन। अपरार्थ की जो उपस्थिति है, माने अप्राकरणिकार्थ की जो उपस्थिति है, उसको रोकते हैं कौन? प्रकरणादि ज्ञान, जो अभिधा के नियामक हैं। तो अगर आप उनकी प्रतिबंधकता भी नहीं मानते हो, ठीक है, जो कि बोला है ना द्वितीय मत वालों ने कि ये भी व्यर्थ है, प्रतिबंधकता मानना भी व्यर्थ है, तो कह रहे हैं ऐसा मानने पर, अर्थात प्रकरणादि ज्ञान की प्रतिबंधकता नहीं मानने पर, प्रतिबंधकत्वस्य विरहे जो संयोगाद्यैः अनेकार्थस्य वाचकतायाः नियंत्रणोक्तिः, आचार्य मम्मट ने संयोगादियों के द्वारा जो वाचकता शक्ति का नियंत्रण अनेकार्थक शब्द में बताया है वो भी कैसे होगा? क्योंकि इन्होंने तो यही अर्थ किया था ना, नियंत्रणम च अपरार्थोपस्थापन प्रतिबंधः, अप्राकरणिक अर्थ की उपस्थिति की जो रोकना है वही है यहाँ पर नियंत्रण। ठीक है, संयोगादियों के द्वारा। तो यह जो मम्मटाचार्य का कथन है यह भी आपके मत में कैसे उत्पन्न होगा? क्योंकि न आप एकार्थ मात्र विषया उपस्थिति मान रहे हैं और न ही आप प्रकरणादि ज्ञान में तादृश प्रतिबंधकता मान रहे हैं। तो भर्तृहरि की कारिका और आचार्य मम्मट की जो कारिका है, उन दोनों ही प्राचीन आचार्यों के ग्रंथों से आपका विरोध होगा। ठीक है, इत्थम तो बोलते हैं कि देखिए, इसका समाधान देते हैं द्वितीय मत में अब। ठीक है, पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया है कि आप कैसे यहाँ पर इन दोनों प्राचीन ग्रंथों की संगति बताएंगे? ठीक है, क्योंकि आपने दोनों ही बातें नहीं मानी है, प्रकरणादि ज्ञान की प्रतिबंधकता नहीं मानी है और एकार्थ मात्र विषया उपस्थिति भी नहीं मानी है। तो आप इन दोनों प्राचीन ग्रंथों का समन्वय कैसे करते हैं? तो उसका प्रकार बताएंगे अब। ठीक है, इतः समाधीयते इत्थम इति। देखिए, स्मृति शब्दस्य निश्चय परतया विशेष स्मृति शब्देन विशेष विषयः तात्पर्य निर्णयो गृह्यते। आप बोल रहे हो ना विशेष स्मृति हेतवः, यहाँ पर जो स्मृति शब्द है उसका क्या अर्थ कर रहे हो? यही पूछ रहे हो ना? तो हम अर्थ करते हैं विशेष विषयक जो तात्पर्य निर्णय है। ठीक है, द्वितीयवादी जो है उसके मत में भी तात्पर्य निर्णय तो होता है ना, जो शाब्दबोध का कारण है। तो कहते हैं विशेष स्मृति का अर्थ है, तो कोई स्मृति शब्द का तो अर्थ है यहाँ पर निश्चय, तात्पर्य का निर्णय। और वो तात्पर्य का निर्णय होगा किसका? तो विशेषस्य। ठीक है, जो विशेष होगा उनमें से उसका तद विषय तात्पर्य निश्चय हो जाएगा। तो विशेष स्मृति का अर्थ है विशेष विषयकः, अर्थात प्राकरणिकार्थ विषयकः तात्पर्य निर्णयः। हम यहाँ पर विशेष स्मृति शब्द का अर्थ करते हैं प्राकरणिकार्थ वाला तात्पर्य निर्णय। ठीक है, यदि तात्पर्य निर्णयो गृह्यते न तो एकार्थ मात्र विषया उपस्थिति ही। ठीक है, स्मृति शब्द से हम यहाँ पर प्राकरणिकार्थ मात्र विषया उपस्थिति को ग्रहण नहीं करते, हम तो यहाँ पर प्राकरणिकार्थ विषयक तात्पर्य निर्णय को स्वीकार करते हैं। ठीक है, यह अंतर है। तो प्रथम मत में स्मृति पदार्थ हो गया एकार्थ मात्र माने प्राकरणिकार्थ मात्र विषया उपस्थिति, और द्वितीय सिद्धांत के अनुसार स्मृति पदार्थ हो गया तात्पर्य निर्णय। ठीक है, प्राकरणिकार्थ विषयक तात्पर्य निर्णय। ठीक है, और आपने जो दूसरा विरोध दिखाया है प्राचीनों के ग्रंथ से, असंगति दिखाई है, उसका समाधान सुनिए। संयोगाद्यैः
वाचकतायाः नियन्त्रणं च एकार्थमात्रविषयक तात्पर्यनिर्णयजननद्वारा शाब्दबोधानुकूलत्वम्। ठीक है, उस वाचकता शक्ति में, उस वाचकता शक्ति का जो नियंत्रण है वो क्या है? तो कहते हैं एकार्थ मात्र विषयक शाब्दबोध के अनुकूल होना। ठीक है, वो कैसे होगी, है ना, वो कैसे होगी तो बताते हैं। एकार्थ मात्र विषयक तात्पर्य निर्णय के द्वारा, जो उसमें वाचकता शक्ति जो है ना शब्द की, उस वाचकता शक्ति में जो शाब्दबोधानुकूलत्व आएगा, माने प्राकरणिकार्थ विषयक शाब्दबोधानुकूलता, शब्दबोध की अनुकूलता, आनुकूल्य जो आएगा शक्ति में, उसी को हम कहते हैं यहां पर वाचकता शक्ति का नियंत्रण। ठीक है, वाचकता शक्ति का नियंत्रण ये नहीं है कि उसको रोक देना, मतलब एक तरह से ये है, दोनों ही बातें ऐसा ही है, आधा गिलास भरा है आधा गिलास खाली है, ऐसे ही है ये। एक बोल रहे हैं कि नियंत्रण माने किसी को रोकना, और एक द्वितीयवादी बोल रहे हैं कि नियंत्रण माने किसी को अनुकूल कर देना, माने जो उपस्थित है उसी को अनुकूल कर देना। और पहले वादी बोल रहे थे कि नियंत्रण पदार्थ है किसी को रोकना, जो अप्राकरणिक अर्थ है गोरूपार्थ, उसको रोकना। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं। तो संयोगादियों के द्वारा वाचकता शक्ति का जो नियंत्रण है, वह नियंत्रण क्या है? तात्पर्य निर्णय के द्वारा एकार्थ मात्र विषयक शाब्दबोध के अनुकूल होना। ठीक है, शब्द की वाचकता शक्ति का अनुकूल होना, किसके लिए अनुकूल होना? तो शाब्दबोध के लिए अनुकूल होना। अस्तु, इसीलिए बोलते हैं अवाच्यार्थः अतात्पर्यार्थः। और वहां पर ये तो आपको पहले भी बताया था कि वहां पर जो अवाच्यार्थ शब्द है उसका अर्थ है अतात्पर्यार्थ। ठीक है, न कि शक्तेर अविषयः, शक्ति का अविषय ऐसा अर्थ नहीं करेंगे, जबकि उसका अर्थ करेंगे जो तात्पर्य का विषय नहीं है। ठीक है, जो अप्राकरणिक अर्थ है, ठीक है, उसको कहेंगे अवाच्यार्थ। यह आचार्य मम्मट की कारिका को लेकर के ही विचार किया था यहाँ पर। ठीक है, एवं च न ग्रंथासंगति ही इत्यपि वदन्ति। इस प्रकार से जब हम दो अर्थ कर देते हैं तो आचार्य भर्तृहरि की जो कारिका है उसके साथ भी विरोध नहीं होता है, और आचार्य मम्मट का जो वाचकता शक्ति के नियंत्रण से अभिप्राय है उस अभिप्राय की भी रक्षा हो जाती है। तो हम अपने सिद्धांत जो हमने प्रतिपादन किया है हम उसी पर स्थित हैं, और हमने प्राचीनों के ग्रंथ से आपने जो असंगति दिखाई थी उसका भी हमने निवारण कर दिया। अस्तु, इत्थम द्वितीय मतेपि अप्राकरणिकार्थस्य वैयंजनिकः एव बोधः उपपद्यते। अस्तु, अब बात आती है, देखिए, अथ प्राकरणिकार्थ बोधानन्तरं तादृश पदज्ञानस्य उपरमात् कथं व्यक्तिवादिनापि अर्थान्तरधीः सोपपादा इति चेत् मैवम्। हाँ, अभी क्या होता है, प्रथम मत में तो तात्पर्य निर्णय रूप ज्ञान को ही पदज्ञान मान करके शाब्दबोध कर लिया था। ठीक है, वैयंजनिक बोध भी कर लिया था। अब यहां पर एक बात यह है, समझ लीजिए, शब्द व्यापार सामान्य जन्य जो बोध होता है, माने कोई भी शब्द का व्यापार से उत्पन्न हो बोध, चाहे वो शक्तिजन्य बोध हो, चाहे वो लक्षणाजन्य बोध हो, चाहे वो व्यंजनाजन्य बोध हो, शाब्द बोध सामान्य के प्रति पदज्ञान की कारणता निश्चित है। ठीक है, हाँ, ये बात समझ लीजिएगा। भले हमने आपसे ये कहा था कि व्यंजना को किसी भी कारण विशेष की अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन व्यंजनिक बोध के प्रति भी पदज्ञान तो आपको चाहिए ही। ठीक है, तो चाहे वो कोई भी बोध हो, लक्षणावृत्ति से जन्य हो,
अभिधावृत्ति से जन्य हो अथवा व्यंजनावृत्ति से जन्य हो, अगर वो शाब्द बोध है तो उसके प्रति पदक ज्ञान की कारणता निश्चित है, पदक ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पर वही पूर्व पक्ष उसको ही लेकर के बात कर रहे हैं कि देखिए, आप जो वैयंजनिक बोध मान रहे हैं ना तृतीय क्षण में, तो प्रथम क्षण में हमने क्या माना था कि वहां पर जो तात्पर्य निर्णय है ना वो पदक ज्ञान बन जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, एक क्रम है यहां पर, ठीक है। पहले तो पदक ज्ञान रहेगा, उस पदक ज्ञान के बाद पदार्थोपस्थिति होगी, है ना, अनेक पदार्थों की उपस्थिति होगी, द्वितीय मत के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। प्रथम क्रमे पदक ज्ञानम, द्वितीय सोपाने अनेकार्थोपस्थिति, तृतीय सोपाने तात्पर्य निर्णय, चतुर्थे चक्रमे अभिधाजन्य प्राकरणिकार्थ विषयकः शाब्दबोधः, तदनन्तरं वैयंजनिक बोधः अप्राकरणिकार्थस्य जायते पंचमे क्रमे। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न है कि प्राकरणिक बोध के बाद तादृश पदक ज्ञानस्य, जैसे ही प्राकरणिक बोध होगा, प्राकरणिकार्थ विषयक अभिधाजन्य बोध होगा, उसके बाद वह जो पदक ज्ञान था, कैसा, तात्पर्य निर्णय रूप जो पदक ज्ञान था, ठीक है। तादृश पदक ज्ञान माने तात्पर्य निर्णय रूप जो पदक ज्ञान था, ठीक है। तो देखिए, अभिधाजन्य प्राकरणिकार्थ विषयक शाब्दबोध से एकदम पहले कौन है, तो पदक ज्ञान ये है, तात्पर्य निर्णय है। तो तात्पर्य निर्णय को पदक ज्ञान मान करके उससे हमने अभिधाजन्य शाब्दबोध कर लिया। लेकिन वह जो पदक ज्ञान है वह वैयंजनिक बोध के समय में तो नहीं रहेगा, तृतीय क्षण में तो, है ना, वो समाप्त हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि अथ प्राकरणिकार्थ बोधांतरम, प्राकरणिकार्थ विषयक जो शाब्द बोध है उसके बाद तात्पर्य निर्णय रूप पदक ज्ञान के उपरम हो जाने से, अर्थात उसके समाप्त हो जाने से, ठीक है। क्षणिकं भवति खलु तात्पर्य निर्णय रूप पदक ज्ञानम, अतः क्षणिकस्य पदक ज्ञानस्य वैयंजनिक बोधक समये विनिष्टत्वात्, जब आपको तृतीय क्षण में वैयंजनिक बोध हो रहा है, माने तात्पर्य निर्णय, उसके बाद अभिधाजन्य प्राकरणिकार्थ विषयक बोध, उसके बाद अप्राकरणिकार्थ विषयक बोध। तो अप्राकरणिकार्थ विषयक बोध कब आ रहा है, तृतीय क्षण में आ रहा है। तो क्षणिक जो तात्पर्य निर्णय है वह प्राकरणिकार्थ विषयक शाब्दबोध के प्रति तो हेतु बन सकता है, पदक ज्ञान यदि उसको आप मानोगे। लेकिन यदि आप उसको पदक ज्ञान मान रहे हो तो वह पदक ज्ञान व्यंजनाजन्य जो शाब्दबोध है अप्राकरणिकार्थ का, उस समय नहीं रहेगा। तो पदक ज्ञान रूप कारण सामान्य के नहीं रहने पर कोई सा भी बोध हो, है ना, क्योंकि शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति पदक ज्ञानस्य कारणता अस्ति, है ना। शाब्द बोध सामान्य के प्रति पदक ज्ञान की कारणता है ना, तो कोई भी पदक ज्ञान रहे, ऐसा नहीं कि केवल शक्तिजन्य बोध में ही पदक ज्ञान कारण होता है। कोई भी पदक शाब्द बोध रहे, प्रत्येक शाब्द बोध के प्रति पदक ज्ञान की कारणता तो रहेगी। लेकिन सुरभिमांसम भक्षयति इस स्थल में जो अप्राकरणिकार्थ विषयक शाब्द बोध हो रहा है, अर्थात गोरूपार्थ विषयक जो शाब्द बोध हो रहा है, उस समय पदक ज्ञान नहीं है। तो पदक ज्ञान रूप कारणाभावे कथम वैयंजनिकस्यापि बोधस्य उपपत्तिः इति प्रश्नः इदानीम् उपतिष्ठति। अस्तु, द्वितीय सिद्धान्ते, ठीक है, वही बोलते हैं अत्र अथ शब्दः प्रश्नार्थकः। अस्तु, यहाँ पर अथ शब्द का अर्थ है प्रश्न। अथ माने ननु प्राकरणिकार्थ बोधानन्तरं तादृश पदक ज्ञानस्य उपरवात् कथम व्यक्तिवादी ना अपि, व्यक्तिवादी जो है व्यंजनावादी, उनके द्वारा भी
अर्थांतर माने अप्राकरणिक जो अन्य अर्थ है उसका शब्द बोध। सुपदा कैसे सुगम हो सकता है, अर्थात व्यंजनावृत्ति भी भले उसको तात्पर्य निर्णय की आवश्यकता नहीं हो, लेकिन वो भी बिना पद ज्ञान के तो शब्द बोध नहीं करा सकती। ठीक है, तो ये प्रश्न होता है इति चेत मैवम, ऐसा नहीं है कि ये बात तो आपने ठीक कही कि शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति पदज्ञानस्य कारणता भवति, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैयंजनिक बोध के प्रति पदज्ञान वहां पर उपस्थित नहीं है कारण के रूप में, ऐसा नहीं है। तो बोले बताओ कहाँ है पदज्ञान? हमको तो यही दिख रहा है कि पहले तात्पर्य निर्णय हुआ, उसके बाद प्राकरणिक अर्थ का बोध हुआ, उसके बाद आपका अप्राकरणिक अर्थ का बोध हुआ व्यंजनावृत्ति से, तो उस समय तक तो नहीं रहेगा पदज्ञान, तात्पर्य निर्णय रूप जो पदज्ञान है। तो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, पदज्ञान रहेगा, उसको ही बोलते हैं। देखिए प्रथमार्थ प्रतीतेः व्यापारस्य सत्वात् अदोष इत्येके। देखो भले वहां पर साक्षात पदज्ञान रूप कारण नहीं है, लेकिन पदज्ञान का जो व्यापार है, ठीक है, पदज्ञान का जो व्यापार है वो व्यापार तो वहां पर रहेगा ना। वो व्यापार क्या है? तो व्यापार होता है प्राकरणिकार्थ विषयक जो शाब्द बोध है। ठीक है, तो तात्पर्य निर्णय से उत्पन्न कौन हुआ? प्राकरणिकार्थ शाब्द बोध। ठीक है, और उस शाब्द बोध के बाद कौन उत्पन्न हो रहा है? अप्राकरणिकार्थ विषयक शाब्द बोध। तो यहां पर व्यापार बन जाएगा जो मध्य में हो रहा है। ठीक है, मध्य में जो होता है उसको व्यापार बोलते हैं। ठीक है, तो व्यापार तो है कि नहीं, तो इसलिए व्यापार के रहने से भी कार्य हो जाता है। ठीक है, कारणनिष्ठ व्यापारस्य सद्भावेपि कार्यम जायते एव। ठीक है, तो एक तो ये सिद्धांत है, माने इस प्रकार से उत्तर देते हैं वादी का यहाँ पर। ठीक है, कि भले यहाँ पर साक्षात पदज्ञान अव्यवहित पूर्व क्षण में नहीं है कार्य के, लेकिन उस पदज्ञान का जो कार्य है प्राकरणिकार्थ विषयक बोध, वह बोध तो है ना, तो उस बोध को ही व्यापार मान करके हम अप्राकरणिकार्थ विषयक शब्द बोध कर लेंगे, तो वहां पर हमको पदज्ञान रूप कारण का अभाव की आपत्ति नहीं आएगी। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात कहते हैं अर्थ प्रतीतौ शक्यतावच्छेदक स्य इव पदस्यापि विशेषणतया भानात्। हाँ, यहां पर थोड़ा समझ लीजिए, ये क्या होता है, जब कोई भी शब्द बोध होता है ना, तो वहां पर मान लीजिए घट विशेषक शब्द बोध हो रहा है आपको, अयं घटः इत्याकारक बोध हो रहा है। ठीक है, उस घट में जो प्रकार है ना शक्यतावच्छेदक, वो प्रकारतया भाषित होता है। वो क्या है? घटत्व है। ठीक है, तो जैसे और तदुभय समवाय भी वहां पर संसर्गतया भाषित होता है बोध में। ठीक है, तो जैसे शक्यतावच्छेदक धर्म शाब्द बोध में भाषित होता है ना। हम बोलते हैं ना आपसे कि अयं घटः, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में घट जो है वो विशेषतया भाषित होता है, और उसमें जो प्रकार है ना, घटत्व, वो प्रकारतया भाषित होता है, और घट घटत्व समवाय जो है वो भी संसर्ग के रूप में भाषित होता है। तो घट शब्द के 3 अर्थ होते हैं। ठीक है, ऐसे ही वैयाकरण जो है उनका सिद्धांत है, आचार्य भर्तृहरि बोलते हैं वाक्यपदीयम में, नसोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। है ना, लोक में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है
जिसमें शब्द भाषित न होता हो, ठीक है। तो सभी ज्ञानों में प्रकार के रूप में पद जो होता है ना, वो भी भाषित होता है, ठीक है। ज्ञान में प्रकार, जैसे सख्यतावच्छेदक घटत तो भाषित हो रहा है ना, वैसे ही घट शब्द भी उस ज्ञान में, घट विषय ज्ञान में भाषित होगा, ऐसा सिद्धांत है वैयाकरणों का। इसी बात को भूषण सार में भी कौंड भट्ट ने नामार्थ प्रकरण में बताया है, ठीक है, वैयाकरण भूषण सार में, कि कैसे बोध में शब्द की विषयता होती है, ठीक है, प्रकारता क्या विषयता होती है, ठीक है, सख्यतावच्छेदक के समान। तो दूसरा उत्तर यह है कि भैया आप जो प्राकरणिकार्थ विषयक शाब्द बोध मान रहे हो ना, उसमें पद भी भाषित होगा, पद ज्ञान भी रहेगा, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार अर्थ प्रतीतौ शक्यतावच्छेदकस्यैव पदस्यापि विशेषणतया भाना, विशेषण के रूप में जैसे शक्यतावच्छेदक घटत्वादि हैं, वे विशेषण के रूप में शब्द बोध में भाषित होते हैं, उसी प्रकार से शब्द भी भाषित होता है। तो सुरभि जो शब्द है वह भी सुगंधित रूपार्थ विषयक शाब्द बोध में भाषित होगा। तो अब बताइए, जब आप प्राकरणिकार्थ बोध के बाद व्यंजनावृत्ति से अप्राकरणिकार्थ का बोध करने जाएंगे, तो उसके अव्यवहित पूर्व क्षण में जो प्रत्यय हो रहा है प्राकरणिकार्थ विषयक प्रत्यय, उसमें पद भी तो विद्यमान है कि नहीं विशेषण के रूप में, तो पद ज्ञान मिल गया कि नहीं। तो अनेन शाब्दिकानां सिद्धांत विशेषेण पदज्ञानम वैयंजनिक बोधात् प्रागेव उपलब्धम भवति, ठीक है, इस सिद्धांत के कारण। और इसमें तृतीय समाधान भी देते हैं कि विशेषणतया भानात् प्राथमिक सख्यार्थ बोधस्यैव पदज्ञानत्वात्। तो हाँ, यहाँ पर यह है कि प्राकरणिकार्थ बोध जो हो रहा है ना, वही पदज्ञान बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह समस्या नहीं आएगी कि पदज्ञान तो नहीं है तो व्यंजनाजन्य बोध भी कैसे होगा, अप्राकरणिकार्थ विषयक व्यंजनाजन्य बोध भी कैसे होगा, ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमने प्राकरणिकार्थ बोध को ही पदज्ञान बना दिया है ना, इस नियम के कारण, भर्तृहरि जी का जो कारिका है उस कारिका के बल से, वैयाकरणों के सिद्धांत के आग्रह से, ठीक है। और तीसरा युक्ति देते हैं, आवृत्त्या पदज्ञानम सुलभम इत्यपि कश्चित। अब इसमें अरुचि दिखा रहे हैं पंडित राज, या तो बोलते हैं आवृत्ति मान लीजिए, पद की आवृत्ति मान लीजिए, ठीक है। तो आवृत्ति मानने पर भी वैयंजनिक बोध के प्रति जो सुरभि पद है उसका ज्ञान रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें, इस मत में सबसे कम श्रद्धा है ऐसा व्यक्त होता है, इसीलिए कश्चित कह करके सबसे अंतिम में एक मत और दे देते हैं पंडित राज। तो इन तीनों युक्तियों से ये सिद्ध होता है कि वैयंजनिक बोध के पूर्व में पदज्ञान रूप शाब्दबोध सामान्य जो कारण है वो रहता है, ठीक है। तदित्थम नानार्थस्थले अनुरणनीयम व्यंजनम शब्द शक्ति मूलम। अब जो बात प्रारंभ की थी ना शब्द शक्ति मूल ध्वनि को लेकर के, उसको यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं पंडित राज कि इस प्रकार से नानार्थक स्थल में जो अनुरणनीय होता है अर्थात संलक्षक क्रम होता है, ऐसा व्यंजना माने ध्वनि, उसको हम शब्द शक्ति मूल कहते हैं, ठीक है। नानार्थक स्थल में जो इस प्रकार से संलक्षक क्रम व्यंग्य होता है उसको हम शब्द शक्ति मूल संलक्षक क्रम व्यंग्य कहते हैं। और वो दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो वस्तु रूप होगा या तो अलंकार रूप होगा, ठीक है। शब्दस्य, अच्छा इसको आप शब्द शक्ति मूल क्यों कहते हो, क्योंकि शब्दस्य परिवृत्य सहत्वात्, क्योंकि अगर हम शब्द का परिवर्तन कर देंगे इस ध्वनि में तो यहाँ पर
व्यंग्यार्थ का लाभ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सुरभिमांसम भक्षयति, अगर यहाँ पर सुगंधित रूप अर्थ के वाचक यदि सुगंधी शब्द को ही कह दिया जाए तो यहाँ पर व्यंग्यार्थ जो गोमांस है ना, गो रूप अर्थ है, उसका लाभ नहीं होगा। मान लीजिए कोई ऐसे बोले सुगंधि मांसम भक्षयति, तो वहां पर आपको व्यंजना नहीं होगी, क्योंकि सुगंधि शब्द जो है वो अनेकार्थक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो व्यंजना है, यहाँ पर जो ध्वनि है, वह शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं करता है। ठीक है, शब्द का परिवर्तन करने पर जो चला जाए ऐसे ध्वनि को कहेंगे हम शब्द परिवृत्य सहहा ध्वनि। इसीलिए उस ध्वनि के शब्द परिवृत्य सहत्व होने के कारण उस ध्वनि को हम कहते हैं शब्द शक्ति मूलः ध्वनि। ठीक है, इति ध्वनिकारानुयायिनः वर्णयन्ति, ऐसा आचार्य आनंदवर्धन के जो अनुयायी हैं, अर्थात आचार्य आनंदवर्धन के काव्य प्रस्थान को मान करके जो चलते हैं, ऐसा उनका मानना है। माने तो आप देखते हैं प्रायः आचार्य मम्मट हैं, आचार्य विश्वनाथ भी उसी संप्रदाय के प्रतीत होते हैं उनके प्रमेय प्रतिपादन से। तो ये सभी क्या करते हैं, कहीं पर भी शब्दालंकार का लक्षण करना होता है या अर्थालंकार या शाब्दी व्यंजन या शब्द शक्ति मूल ध्वनि, अर्थ शक्ति मूल ध्वनि, वहां पर ये यही लक्षण करते हैं। शब्द परिवृत्य सहिष्णुत्वम शब्द शक्ति मूलत्वम और शब्द परिवृत्ति सहिष्णुत्वम अर्थ शक्ति मूलत्वम, है ना। शब्द परिवृत्ति सहिष्णुत्वम अर्थालंकारत्वम, शब्द परिवृत्य सहिष्णुत्वम शब्दालंकारत्वम। तो ऐसा ध्वनि सिद्धांत के जो आचार्य हैं उनका मानना है। अस्तु इतः अग्रे पंडितराजः विषयेऽस्मिन् स्वीयां मतिम् उपन्यस्यति, तां वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। एतावता अद्यतनेन पाठेन अलमस्तु।